ऋषभ शेट्टी ने एक बार कहा था कि हमेशा से बॉलीवुड ने इंडियन कल्चर को नेगेटिव लाइट में दिखाया है, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदू कल्चर को सिनेमा के थ्रू प्रिजर्व किया जा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। 2022 में कांतारा जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देने के बाद उन्होंने इसका सेकेंड पार्ट बनाया कांतारा चैप्टर 1 के रूप में, और रिलीज होते ही इस फिल्म ने लिटरली सबको हिलाकर रख दिया। पब्लिक का रिएक्शन साफ बता रहा है कि ये मूवी कितनी पावरफुल है। अगर फर्स्ट कांतारा का पहला हमने जब देखा था तो हम शायद शॉक थे और कई सारे अवार्ड ले गया। ये मैं बता सकता हूँ ये 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवी है इससे, बहुत अच्छी मूवी है। पर सुपर हिट साउथ वाले बॉलीवुड से बहुत आगे चले। जो है कि भगवान का दर्शन जैसे होता है ना मंदिर को जाके, जैसे कि चित्र मंदिर में आके हम कांतारा के मूलक में कमाई के मामले में ये सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, और इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं होगी अगर ये 2022 के कांतारा के रिकॉर्ड को तोड़ दे। सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी इस मूवी को देखकर शॉक हो चुके हैं। Whoa, that was a fiery look. And he had the trident. I don't know if that was a little related to Lord Shiva. But wow, I loved it. I absolutely loved the trailer. The cinematography is absolutely phenomenal. ऋषभ शेट्टी ने वो कर दिखाया है जो डेकेड से इंडियन सिनेमा अवॉइड कर रहा था, अपने ही इंडियन कल्चर को वर्ल्ड वाइड एक सॉफ्ट पावर बनाना। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज तक इंडियन सिनेमा स्पेशली बॉलीवुड कभी भी इस डायरेक्शन में बोल्ड स्टेप लेने की हिम्मत नहीं करता था। जो काम हॉलीवुड, चाइनीज सिनेमा, एनिमे इंडस्ट्री या यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री अपने अपने देशों के लिए कर रही हैं, यानी अपनी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटीज को ग्लोबली एक सॉफ्ट पावर की तरह एक्सपोर्ट करना, वो काम आज फाइनली एक इंडियन डायरेक्टर कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस इंडिया में हमेशा से हिंदू फोबिक सिनेमा की मोनोपोली थी, जहां हमेशा से अपने ही कल्चर को डीमोनाइज करके दिखाया गया था, वही इंडिया आज कांतारा की वजह से नैरेटिव शिफ्ट का विटनेस कैसे बन रहा है। आखिर कांतारा कैसे इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल सॉफ्ट पावर वेपन बन के उभर सकती है, और कैसे ये फिल्म उस इंडस्ट्री के लिए एक नाइटमेयर बन चुकी है जिसने हमेशा इंडियन कल्चर को डीमोनाइज किया है। आइए जानते हैं। देखिए 2022 में जब पहली बार कांतारा रिलीज हुई थी ना, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोस्टल कर्नाटका का एक छोटा सा ट्रेडिशन भूत कोला जो है ना, उसकी कहानी पूरी दुनिया को इतना आकर्षित कर लेगी। उस टाइम ना ये फिल्म जो है वो 16 करोड़ के एक छोटे से बजट पे बनी थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और फिल्म के एक पावरफुल कल्चरल कनेक्शन की वजह से इसने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। और मजेदार बात देखिए कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के लोग, फॉरेनर्स भी ना इस मूवी के दीवाने हो गए थे। It's so beautiful, so interesting. Yeah, I'm also speechless. Wow. Interesting. Or whoa. I mean, wait. Yeah. Yeah. So that was something. Oh man, that was cool. That was cool. That was really cool. That was cool. फिल्म ने दिखाया कि कल्चर जो होता है ना वो खुद कितना बड़ा स्टार होता है,
ना बड़े बड़े एक्टर्स, ना 500 करोड़ का बजट, सिर्फ एक ट्रेडिशन जिसे शायद कर्नाटका के बाहर के लोग जानते तक नहीं होंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर पूरे डेडिकेशन के साथ सिनेमा बनाया जाए तो वो ग्लोबली कितना बड़ा हिट हो सकता है। और इसी सक्सेस ने ना ऋषभ शेट्टी को पुश किया कांतारा चैप्टर 1 बनाने के लिए। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, ये जो फिल्म आई है ना, ये एक्चुअल में सीक्वल नहीं है, बल्कि कांतारा जो 2022 में आई थी उसका प्रीक्वल है। यानी उस ट्रेडिशन की जड़ें दिखाती है जिससे आगे चलकर 2022 वाली कांतारा की कहानी बनी है। अगर बिना स्पॉयलर्स दिए इस फिल्म की बात की जाए ना, तो ये जो स्टोरी है वो कोस्टल कर्नाटका के भूतकोला ट्रेडिशन के ऊपर है। भूतकोला ना बेसिकली एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें स्पिरिट्स, जिनको देव बोला जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। इसमें जो नर्तक होता है, बेसिकली परफॉर्मर होता है ना, वो अपनी बॉडी को पेंट करता है, स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनता है और आभूषण पहनता है, और डांस और रिचुअल्स के थ्रू एक देवता का रूप ले लेता है। लोग मानते हैं कि उस वक्त जो देवता होते हैं ना, उस नर्तक में आ जाते हैं और लोगों को न्याय देते हैं। और इसी ट्रेडिशन के इर्द गिर्द जो है वो कांतारा की पूरी कहानी घूमती है। लेकिन इस बार जो कांतारा चैप्टर 1 आई है ना, उसमें बेसिकली इस पूरे ट्रेडिशन की बैक स्टोरी को बताया गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, फिल्म का हर सीन इस पूरे कल्चर की अमेजिंग रिचनेस को दिखा रहा है। टेक्निकल एस्पेक्ट की भी बात की जाए ना, तो सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन इतने ऑथेंटिक लगते हैं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इस फिल्म को लेकर ना कुछ लोगों का एक दूसरा मत भी है जिसकी बात करनी भी जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवी जो है ना, वो हिंदू रूलर्स को, हिंदू राजाओं को एक नेगेटिव लाइट में दिखा रही है। कदंबा राजवंश के राजाओं को लालची, हिंसात्मक और दमनकारी की तरह पोर्ट्रे किया गया है। हर जनरेशन, चाहे दादा की हो, पिता की हो, बेटे की हो, सभी एक्सप्लॉइटेटिव दिखाए गए हैं। जैसे कि हिंदू राजा जो थे ना, वो हमेशा से राक्षस थे। ऊपर से कई सीन्स में दिखाया गया है कि जो मंदिर बनाने का काम है ना, वो ट्राइबल्स को जबरन करवाया जा रहा है, उन्हें पीट पीट कर, टॉर्चर करके। अब कुछ लोग जो है ना इस क्रिटिसिज्म से एग्री कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता। एक्चुअली फिल्म जो है ना, वो दो चीजें हाईलाइट कर रही है। एक तरफ एक लालची राजा को हाईलाइट किया गया है जो कि एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, और दूसरी तरफ भूतकोला और सनातन धर्म से जुड़े कितने ही एस्पेक्ट्स को फुल ग्लोरी में दिखाया गया है। अगर ऊपर ऊपर से ना देखें ना और डेप्थ में जाएं, तो कांतारा की पूरी थीम ही डीपली हिंदू कल्चर में रूटेड है। फिल्म बेसिकली दिखाती है कि जो ट्रेडिशन है ना भूतकोला का, ये कोई ट्राइबल सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि डायरेक्टली वैदिक कल्चर से जुड़ा हुआ है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कैसे। एक्चुअली में सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ना, धरती पर जो भी जंगल और जमीन है, उस पर भगवान का सबसे पहला अधिकार होता है। इसी थीम को मानते हुए ना कोस्टल कर्नाटका के आदिवासी जो हैं, वो ये मानते हैं कि भाई जंगल और जमीन जो है वो इंसानों की प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि देवताओं की होती है। और यही देवता जो होते हैं ना, उस धरती को प्रोटेक्ट करते हैं। एक देव का नाम है पंजुर्ली और दूसरे का नाम है गुलिगा। जब कोई लैंड ग्रैब करता है, जब किसी की जमीन छीनी जाती है, जब कोई अन्याय होता है, तो जो देवता होते हैं ना, वो भूतकोला प्रैक्टिस के दौरान जो नर्तक होता है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उस भूमि की रक्षा करते हैं, और जो जमीन छीनने वाला है ना, उसको दंड देते हैं। पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दोनों देवता है ना, वो डायरेक्टली वैदिक कल्चर से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, माना जाता है कि भगवान शिव ने ना एक बार एक जंगली सुअर को श्राप देने के बाद एक आशीर्वाद भी दिया था कि वो पृथ्वी पर उतरकर किसानों और गांव वालों की रक्षा करेगा, उनके पशुओं और खेतों को बचाएगा। यही जंगली सुअर ना बाद में देवताओं का रूप लेकर धरती पर आता है, जिसको पंजुर्ली यानी कि वराह अवतार का देव कहा जाता है। इसी तरीके से जो गुलिगा देव है ना, उनका संबंध सीधा भगवान विष्णु से है। कहा जाता है कि गुलिगा देव जो है ना, वो काफी एग्रेसिव और ब्रूटल देवता है। और इसके आगे चलकर ना देवी दुर्गा ने आदेश दिया कि पंजुर्ली और गुलिगा हमेशा साथ रहेंगे, एक न्याय करेगा और दूसरा अधर्मियों को नाश करेगा। और इसी कारण से आपने कांतारा मूवी में देखा होगा कि पंजुर्ली देवता जो होते हैं वो न्याय करते हैं, वहीं गुलिगा देवता जो होते हैं वो अधर्मियों का नाश करते हैं। ऋषभ शेट्टी ने इस कल्चरल स्टोरी को कांतारा में सिंबॉलिकली भी बहुत अच्छे से दिखाया है। खुद हीरो का नाम शिवा है, इंस्पेक्टर का नाम मुरली है, बेसिकली सब लिंक करने की कोशिश की गई थी। एंड इसका ना रीजन भी है। ऋषभ शेट्टी अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी ही बार हिंदू मंदिरों में दिखते हैं। उल्टा ऋषभ शेट्टी ने ना कई बार बॉलीवुड को कॉल आउट किया है कि उन्होंने इंडियन कल्चर को हमेशा नेगेटिव लाइट में दिखाया है। सो इन टोटलिटी अगर आप डेप्थ में जाओगे ना, तो ये फिल्म एक्चुअली हिंदू सिंबॉलिज्म को ग्लोरीफाई करती है। और इसी कारण से आज कांतारा को पैन इंडिया बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इनफैक्ट ऑडियंस का कहना है कि जो नई कांतारा है ना, कांतारा चैप्टर 1, उसका जो क्लाइमैक्स है वो पहली वाली फिल्म से भी ज़्यादा पावरफुल और इंटेंस है। और भाई साहब, इसीलिए ना आज ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि कांतारा ने एक ऐसे इंडियन कल्चर को ग्लोबल सॉफ्ट पावर बना दिया है जिसको ब्रिटिशर्स ने कभी डेविल वर्शिप कहा था। आज वही ट्रेडिशन पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट पा रहा है। और देखिए, ये ना बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि देखिए आज तक ना भारत के अंदर कुछ ही ऐसी मूवीज बनी हैं जिनमें भारत के कल्चर को इतना पावरफुली पोर्ट्रे किया गया है। स्पेशली तब जब इसके पैरेलल में दुनिया की बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज ने हमेशा अपने कल्चर को बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया है और उसे सॉफ्ट पावर बनाया है। देखिए, जब आप दुनिया के पावरफुल देशों की फिल्म इंडस्ट्रीज को देखते हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाइनीज सिनेमा हो, एनिमे इंडस्ट्री हो या फिर यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री हो, एक चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। हर जगह मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती हैं,
वो अपने कल्चर को शोकेस करने का सबसे बड़ा वेपन होती हैं। इन फिल्म्स का ना एक गोल होता है अपने कल्चर को, अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को ग्लोबली एज अ सॉफ्ट पावर एक्सपोर्ट करना। हॉलीवुड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी मूवीज के जरिए ना क्रिश्चियनिटी को काफी प्रमोट किया है और क्रिश्चियनिटी के ऊपर ना जाने कितनी ही हाई बजट मूवीज बनाई गई हैं। हॉलीवुड कभी भी अपने फेथ को बैकवर्ड या सुपरस्टिशन नहीं दिखाता है, उल्टा वो क्रिश्चियन आइडेंटिटी को एक कल्चरल और सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ की तरह ही शोकेस करता है। और यहाँ ना एक चीज नोट करने वाली है, ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये कल्चरल एक्सपोर्ट है। क्योंकि जो काम मिशनरी ग्रुप्स बोल बोल के नहीं कर पाते ना, वो काम मूवीज आसानी से कर देती हैं, लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करना। कुछ एग्जांपल्स देता हूं। किम कार्दाशियन या विन डीजल अगर क्राइस्ट का लॉकेट पहनते हैं तो इंडियन सेलेब्स भी वही करना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, अक्षय कुमार हो, टाइगर श्रॉफ हो या कोई और हो, यही फिर लोगों को कूल लगने लगता है और ये नॉर्मल पब्लिक के बीच में आराम से पहुंच जाता है। कॉन्जरिंग जैसी फिल्म्स ये बताती हैं कि क्रॉस पहनने से भूत नहीं आता है और इसके बाद लोग हनुमान चालीसा को भूलने लगते हैं, क्रॉस को पहनने लगते हैं। और हॉलीवुड ने तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी तक अपने कल्चरल एक्सपेंशन को लिमिट नहीं किया है, बल्कि आज हॉलीवुड बाकी के कल्चर्स के गॉड्स को शोकेस करने में लगा हुआ है। आज मार्वल्स और डीसी जैसे यूनिवर्स में आपको ग्रीक, नॉर्स और इजिप्शियन गॉड्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। थोर, ओडिन, जियस, बेस्टेट, हरक्यूलिस, आरएस लोकी, ये सब ना एक्चुअली नॉर्स और ग्रीक गॉड्स हैं जिनको कूल और हीरोइक बना दिया गया है। मून नाइट सीरीज में खोंसू दिखाया गया है जो एक बड़ा इजिप्शियन गॉड है। ये सब कैरेक्टर्स आज के यूथ के लिए सुपरस्टार्स बन चुके हैं। ये गॉड्स अब कॉमिक्स और सिनेमा की वजह से एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं और इसका ना डायरेक्ट फायदा हॉलीवुड और अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स आज एज अ सॉफ्ट पावर काम कर रहे हैं। और आज सिर्फ नॉर्स और ग्रीक कल्चर ही नहीं, बल्कि अब हॉलीवुड इंडियन कल्चर से भी अडॉप्शन ले रहा है। जेम्स कैमरून खुद बोल रहे हैं कि अवतार जैसी जो मूवीज है ना, वो हिंदू स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड हैं और वो कितनी बड़ी हिट थी वो आपको, मेरे को, सबको पता है। Look, I've always been fascinated by the entire Hindu pantheon. You know, all these amazing, mythic beings and the color, the visual. Look, I'm an artist. I paint, I draw. I actually debated even having the characters have multiple limbs, but I thought that might be a little bit too specific. जॉर्ज लुकास की स्टार वॉर्स में भी रामायण से एलिमेंट्स उठाए गए थे, लेकिन इन लोगों ने ना इंडियन स्क्रिप्चर्स को भी अपनी तरीके से प्रेजेंट किया और दुनिया को ये फील ही नहीं होने दिया कि ये कहानी भारत से ली गई थी। इसी तरह चाइना को देखिए, ये एक कम्युनिस्ट और एथियस्ट कंट्री है जहां रिलीजन ऑफिशियली डिस्करेज किया जाता है, लेकिन जब सॉफ्ट पावर की बात आती है ना, तो वो अपने कल्चर, अपने गॉड्स, इनको स्क्रीन पर दिखाने में ना प्राउड फील करते हैं। सुन वोकोंग या कहें मंकी किंग, जो चाइनीज कल्चर का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो आज चाइना का सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट बन चुका है। आज इसके ऊपर ऐसी ऐसी मूवीज बन रही हैं जिसने ग्लोबली सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और इसी तरह नेज़ा, जो चाइनीज माइथोलॉजी की स्टोरी पर बेस्ड थी, वो भी आज चाइना की सॉफ्ट पावर को बहुत बढ़ा रही है। अकेले इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन से ऊपर कमा लिया है और स्टार वॉर्स जैसी बिग बजट की मूवीज को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। फिर आप जापान की बात कर लो, उसने अपने शिंतो और जापानीज फोकलोर को एनिमेज के थ्रू एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर बना दिया है। स्पिरिटेड अवे जैसी फिल्म जिसमें शिंतो डीटीज और ट्रेडिशनल स्पिरिट्स डायरेक्टली दिखाए गए हैं, उसने ऑस्कर तक जीत लिया है। इसके अलावा आप एनीमे की बात कर लो, जो वर्ल्ड वाइड जापान की सॉफ्ट पावर बन चुके हैं, उसमें तो कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर से लिए गए हैं डायरेक्टली। अगर आप नारुतो की बात करो तो उसमें असुरा और इंद्रा दोनों कैरेक्टर्स हिंदू स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड हैं। डीमॉन स्लेयर की पूरी सीरीज शिंतो, हिंदू और बुद्धिस्ट तीनों के फोकलोर्स पर आधारित है। वन पीस में गरुड़ और बजरंग बाण, इन जैसे रेफरेंसेस ओपनली यूज किए गए हैं। ड्रैगन बॉल जी, इसमें यमा नाम का एक कैरेक्टर है जो कि यमराज पर बेस्ड है। बर्जर्क में हिंदू स्क्रिप्चर से लेकर कुषाण डायनेस्टी तक के रेफरेंसेस यूज किए गए हैं। दन्माची में भगवान गणेश से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। अर्थ मेडन अर्जुना, वो तो महाभारत से हेवीली इंस्पायर्ड है और जापान ने रामायण पे पूरी की पूरी एनिमेशन फिल्म बनाई थी जो कि इंडिया ने खुद कभी नहीं बनाई। इसके अलावा आप यूरोप की तरफ देखिए, वहां पर भी मिडीवियल लेजेंड्स और फोकलोर को एकदम प्राइड के साथ स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाता है। किंग आर्थर और एक्सकैलिबर, इनके जैसी जो कहानियां है ना,
उनके ऊपर मूवीज बनी हैं। वाइकिंग्स को एक हीरोइक इमेज दी गई है। इन मूवीज ने यूरोप के बारबेरिक और वायलेंट पास्ट को भी एक ग्लोरियस और सिनेमैटिक लुक दे दिया है। फिर न्यूजीलैंड को देख लो। न्यूजीलैंड जैसी छोटी सी कंट्री में भी अपनी इंडिजिनियस माओरी कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। वेल राइडर, द डेडलैंड्स, मुरू जैसी जो मूवीज हैं वो माओरी ट्रेडिशंस और मिथ्स को रिस्पेक्ट के साथ स्क्रीन पर दिखाती हैं। डिज्नी की मोआना, जो एक माओरी फोकलोर से इंस्पायर्ड थी, पूरे ग्लोब में बहुत पॉपुलर हुई। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि न्यूजीलैंड की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एथीस्ट है, फिर भी उन्होंने अपने कल्चर को नेगेटिव लाइट में कभी नहीं दिखाया। इजराइल और टर्की की बात कर लो तो वो दोनों भी ओपनली अपने फेथ को, अपने कल्चर को अपनी मूवीज के थ्रू और सीरियल्स के थ्रू सेलिब्रेट करते हैं। सभी देशों की इंडस्ट्रीज की बात कर लो, सब में एक बात कॉमन है, इन्होंने अपने गॉड्स को अपने सिनेमा में प्राउडली शोकेस किया है। किसी ने भी अपने रूट्स को बैकवर्ड या रिग्रेसिव नहीं दिखाया, उल्टा उन्हें कूल, हीरोइक और इंस्पायरिंग बनाकर प्रेजेंट किया है दुनिया के सामने। और यहाँ पर आयरनी ये है कि ये सब इंडस्ट्रीज सिर्फ अपने कल्चर को ही नहीं दिखाती, बल्कि दूसरे कल्चर से भी इंस्पिरेशन लेकर उन्हें अपना बना लेती हैं। और दूसरी ओर इंडिया में, यहाँ बॉलीवुड डिस्पाइट इंडिया की इतनी रिच और डाइवर्स कल्चर होने के बावजूद अपने ही रूट्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। जब बाकी की दुनिया अपने कल्चर को अपना सॉफ्ट पावर बना रही थी, तब इंडियन इंडस्ट्री हमारे ही कल्चर को अनकूल और रिग्रेसिव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। देखिए, किसी भी देश की जो फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, उस देश का प्रतिबिंब होती है। अगर आप हॉलीवुड, जापानीज या फिर चाइनीज सिनेमा को देखोगे ना, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि उन्होंने अपने देवताओं को, अपनी दंत कथाओं को और अपनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ को किस तरीके से एक सॉफ्ट पावर बनाया है। और जब बात भारत की आती है ना, तो आयरनी ये है कि सबसे बड़ी हिंदू पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज ने अपनी ही रूट्स को सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज किया है। और इस काम के लिए ना सबसे बड़ा हथियार खुद हमारा सिनेमा बना है, स्पेशली बॉलीवुड। बॉलीवुड हमेशा से सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं रही है, बल्कि इसने लोगों के दिमाग और परसेप्शन को शेप देने में बड़ी भूमिका निभाई है। आप नोटिस करोगे कि दशकों तक ना बॉलीवुड ने कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई जो भारत की दंत कथाओं, कल्चर और ट्रेडिशन की ग्रेटनेस को सेलिब्रेट करे। सोचिए, एक देश जिसमें 80% से ज्यादा हिंदू जनसंख्या है, जिसकी सभ्यता जो है इतनी रिच है और पुरानी है कि जिसकी कोई कल्पना ही की जा सकती है, वहां एक पूरा गोल्ड माइन था ऐसी एपिक स्टोरी टेलिंग के लिए। लेकिन बॉलीवुड ने ना इस पोटेंशियल को यूज करने के बजाय हमारे कल्चर को उल्टा डिमीन किया है, और इसके ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपका, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना, कर दीजिए, मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा, दरवाजा खोल, मेरी एंट्री है यार। आदि पुरुष जैसे प्रोजेक्ट्स ने ना रामायण जैसे ग्रंथ का ग्लोबल लेवल पर मजाक बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, भारत के आइकॉन्स जैसे कि राजा राजा चोल, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप पर बॉलीवुड ने कोई बड़े बजट की फिल्म आज तक नहीं बनाई है। और अगर किसी आइकॉन पर कोई बड़े बजट की फिल्म बनती भी है ना, तो उनकी वीरता और धार्मिक रेजिलियंस को नहीं दिखाया जाता, बल्कि डाइल्यूट करके उन्हें एक लवर बॉय या फिर साइड कैरेक्टर, कभी कभी तो ऑपरेसिव बना दिया जाता है। जब इन धार्मिक हीरोज के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो बाकी हीरोज को तो छोड़ ही दीजिए, जिन्हें बुक्स तक में, किताबों तक में जगह नहीं मिल रही है। और ये सिर्फ ना बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट भारत की जो बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज है ना, वो भी इक्वली दोषी हैं, चाहे वो मलयालम इंडस्ट्री हो, या फिर तमिल इंडस्ट्री हो। भगवान राम मांसाहारी थे। 14 साल के वनवास में उन्होंने मांस खाया। जो गंदगी कभी बॉलीवुड ने नहीं फैलाई, अब वो साउथ सिनेमा फैलाने पर जुटा है। या फिर गुजराती फिल्म इंडस्ट्री क्यों ना हो, या कोई और भी इंडस्ट्री हो। हाँ, एक पल को यह बहस जरूर की जा सकती है कि बॉलीवुड जितनी इंटेंसिटी के साथ किसी ने भी हिंदू कल्चर को डिमीन नहीं किया है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज ने भी ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये सब का रिजल्ट पता आपको क्या हुआ था? जनरेशंस तक हिंदुओं को लगा के अपने ट्रेडिशंस बैकवर्ड हैं और अपना कल्चर सिर्फ एक मजाक है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी ना कभी वक्त जरूर बदलता है, नैरेटिव हमेशा बदलते हैं, और आज वही चेंज हो रहा है। और इसी चेंज का सबसे बड़ा क्रेडिट साउथ सिनेमा में पैदा हुए एक वेव को जाता है। देख जरा ये विचित्र माया। कांतारा ने ये प्रूव कर दिया है कि फोकलोर सिर्फ पुराने जमाने की लोकल कहानियां नहीं हैं,
बल्कि ये कमर्शियली सक्सेसफुल भी हो सकती हैं और कल्चरली पावरफुल भी। 2022 में जब कांतारा रिलीज हुई थी तब किसी को अंदाजा ये नहीं था कि इतनी छोटी सी बजट की फिल्म ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। लेकिन आज ये फिल्म एक एग्जाम्पल बन चुकी है कि अगर आप ऑनेस्टली अपनी जड़ों से जुड़ी हुई स्टोरी को बनाओगे तो ऑडियंस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया भर में आपसे कनेक्ट करेगी। और सच तो ये है कि कांतारा कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। इंडिया के पास हंड्रेड्स ऑफ लिविंग फोकलोर ट्रेडिशंस हैं जिनके बारे में ज्यादातर इंडियंस को खुद नहीं पता, चाहे वो केरला का तेय्यम हो या फिर कर्नाटका का यक्षगणा, मेघालय के खासी रिचुअल्स हों या फिर सिक्किम के लेपचा शमानिज्म, ओडिशा के चाव हों या फिर उत्तराखंड के जागर या फिर असम के देवधानी। अब आप सोचिए कि अगर यही काम बाकी के ट्रेडिशंस के साथ भी किया जाए तो इंडिया के पास कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर बन जाएगी और उसका अपना कल्चरल आर्सेनल कितना बड़ा तैयार हो सकता है। ये सारे के सारे ट्रेडिशंस ना विजुअली बहुत ग्रैंड है, स्पिरिचुअली बहुत डीप हैं और इमोशनली इतने पावरफुल हैं कि अगर सिनेमा इन्हें एक्सप्लोर करे तो पूरे हॉलीवुड के बड़े बड़े सिनेमा को आराम से हिला सकते हैं। बल्कि ये ना एक अलग ही तरीके का सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर सकती है जो रूटेड हो इंडियन सिविलाइजेशन में। और देखिए, ऊपर से जो कल्चर बेस्ड फिल्म्स होती है ना, उनके अपने अलग मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला ये कि इंडियंस को खुद अपनी जड़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। जब नॉर्थ इंडिया का आदमी तेय्यम या नागालैंड के वॉरियर ट्रेडिशंस को देखेगा तो उसे महसूस होगा कि ये सब भी उसी धार्मिक सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं जिससे उसका अपना कल्चर जुड़ा हुआ है। ये यूनिटी क्रिएट करेगा। दूसरा, ये फिल्म्स एजुकेट करेंगी इंडियंस को भी और दुनिया को भी। इंडियंस को इसलिए कि आज का जो यूथ है वो अपने ही देश के ट्रेडिशंस के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं रखता है, और दुनिया को इसलिए कि ग्लोबल ऑडियंस को आज तक इंडिया सिर्फ पॉवर्टी, स्नेक चार्मर्स और बॉलीवुड डांस नंबर्स इनके थ्रू दिखाया गया है। कांतारा जैसी फिल्म्स ने उन्हें इंडिया की स्पिरिचुअल साइड भी दिखाई है, स्पिरिचुअल डेप्थ भी दिखाई है। तीसरा, ये फिल्म्स इंडिया की सिविलाइजेशन को ग्लोबल रिस्पेक्ट भी दिला सकती हैं, जैसे जापान ने एनिमेज के थ्रू शिंतो वैल्यूज, सैमुराई एथिक्स और माइथोलॉजी को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया है। आज एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि जापान की ग्लोबल आइडेंटिटी है। सेम वैसे ही जैसे आज हॉलीवुड ने अमेरिका को, चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री ने चाइना को सॉफ्ट पावर के रूप में ग्लोबल बनाया है, उसी तरीके से अगर इंडिया अपनी कल्चरल स्टोरीज को वर्ल्ड क्लास सिनेमा में कन्वर्ट करे तो ये हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन सकती है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कांतारा और बाहुबली के बाद कई यंग इंडियन डायरेक्टर्स ओपनली प्रो इंडिया, प्रो कल्चर फिल्म्स पर काम करने में लगे हुए हैं। चाहे वो 2027 में आने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज पे मूवी हो जिसमें खुद ऋषभ शेट्टी होंगे, या फिर महाअवतार जैसी फिल्म हो जो भगवान परशुराम पर बेस्ड है जिसमें विकी कौशल होंगे। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि कांतारा जैसी फिल्मों के सक्सेस ने वो डोर ओपन कर दिया है जिससे बाकी के फिल्म मेकर्स को कॉन्फिडेंस मिला है। इसलिए आज इंडिया के पास वो मौका है कि वो अपने ट्रेडिशनल कल्चर को एक ग्लोबल ब्रांड और सॉफ्टवेयर वेपन बनाकर दुनिया के सामने रखे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स के थ्रू रखिए हमारे सामने। बाकी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और हमें सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।